नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने प्रमुख प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि शास्त्रीय यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इसके साथ साथ शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में क्या अंतर है। एग्जाम ओरिएंटेड ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल इस चैप्टर से प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। तो देखिए यथार्थवाद है क्या। देखो यथार्थवाद को इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म, यानी कि वास्तविकता पर आधारित विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं ना यथार्थवाद कोई विचारधारा है ही नहीं। तो यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो यथार्थवाद जो आया है ना वो आदर्शवाद के विरोध में आया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आइडियलिज्म क्या था, यानी कि आदर्शवाद क्या था। तो आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य ना स्वभाव से ही दयालु होता है, मनुष्य स्वभाव से ही परोपकारी होता है और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। ऐसे में समाज अच्छा होता रहता है और समाज में संघर्ष नहीं होते। और अगर समाज में संघर्ष है तो भी मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करके, मनुष्य के हृदय में परोपकार को जगाकर, मनुष्य की दयालु प्रवृत्ति को जगाकर फिर से उसके बीच के संघर्ष को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बात तय हो गई कि मनुष्य के प्रकृति में संघर्ष है और आदर्शवाद की आलोचना में ही एक नई विचारधारा आई। इसी विचारधारा को हम यथार्थवाद विचारधारा कहते हैं, क्योंकि जब हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करते हैं थोड़ी कल्पना सी लगती है, ये इमेजिनरी लगती है। क्योंकि मनुष्य अगर इतना ही अच्छा होता, मनुष्य इतना ही अगर परोपकारी होता, मनुष्य इतना ही अगर दयालु होता तो कभी युद्ध होते ही नहीं, हर जगह भाईचारा होता और सब लोग प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये बात ना इमेजिन सी लगती है, केवल कल्पना में लगती है। तो यथार्थवादियों को पता है क्या कहना है। यथार्थवादियों का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, क्रूर है, मनुष्य स्वभाव से ही अत्याचारी है, मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। और ऐसे में जब मनुष्य का स्वभाव ऐसा है तो मनुष्य से मिलकर ही एक राज्य का निर्माण होता है। तो ऐसे में मनुष्य के स्वभाव की जो प्रकृति है ना वही प्रकृति राज्य में भी आ जाती है। तो ऐसे में हर देश स्वार्थी हो जाता है, हर एक देश अहंकारी हो जाता है, हर एक देश दूसरे देश का बुरा चाहता है। और इसी वजह से ना विश्व में संघर्ष होते हैं, इसलिए विश्व में युद्ध होते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, यही विचारधारा कौन सी है, यथार्थवाद। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यथार्थवाद की उत्पत्ति कुल मिलाकर आदर्शवाद के विरोध में हुई है, ऐसा आपकी किताब कहेगी। तो चलिए अब जानते हैं किताब क्या बताती है। तो सबसे पहले किताब बताएगी यथार्थवाद की परिभाषा और यथार्थवाद की विशेषताएं। इसके बाद किताब बताएगी शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है और फिर बताएगी नव यथार्थवाद क्या होता है। और वीडियो के अंत में नव यथार्थवाद और यथार्थवाद के बीच में अंतर। तो वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आए तो प्रश्न को आप कर सकें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें और वीडियो अगर आपको सही लगे, समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आपकी किताब ये कहती है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यथार्थवाद का अध्ययन करते हैं तो ये कोई एक सिद्धांत नहीं है, ये कोई एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये तो विचारों का एक स्पेक्ट्रम है। इस आदर्श यथार्थवाद की कोई ना सिंपल सी परिभाषा भी नहीं है। जैसा कि जोनाथन हसलम ने अपनी किताब में कहा भी है, और उनकी किताब का नाम है नो वर्टू लाइक नेसेसिटी, रियलिस्ट थॉट इन IR सिंस मैकियावेली। इस किताब में वो ये बताते हैं, देखिए किताबों के नाम से लिखकर अगर आप आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा। तो इस किताब में बताते हैं कौन, जोनाथन हसलम, कि यथार्थवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, बल्कि यथार्थवाद ना बहुत सारे विचारकों के विचारों का एक स्पेक्ट्रम है। जबकि डंकन बेल पता क्या बताता है, डंकन बेल ये कहता है कि यथार्थवाद जो है ना वो निगेटिविटी को दिखाता है। यथार्थवादी ये दिखाते हैं कि वो किस चीज़ को नकार रहे हैं, और यथार्थवादी किस चीज़ को नकार रहे हैं, आदर्शवाद को। तो यथार्थवाद की कुछ यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि पहली विशेषता है कि यथार्थवादियों का ये मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो राज्य निभाता है, और इसलिए जो राज्य का व्यवहार है अगर हम उसका अध्ययन करें तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका का व्यवहार कैसा है, रशिया का व्यवहार कैसा है, भारत का व्यवहार कैसा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो यानी कि यथार्थवादी पता क्या कहते हैं
कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? राज्य निभा रहा है, यानी कि देश निभा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम हर देश के व्यवहार का अध्ययन कर लें तो हमें अपने आप ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे चल रही है ये समझ में आ जाएगी। कोई देश पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, कोई साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, कोई तानाशाह को बढ़ावा दे रहा है। तो यथार्थवादी यही कह रहे हैं कि हमें राज्य के व्यवहार को और उसकी विचारधाराओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यथार्थवाद की पहली विशेषता यह है कि वो राज्य की प्रकृति को अध्ययन की बात करता है, राज्य की प्रकृति को समझने की बात करता है। दूसरी विशेषता यह है कि यथार्थवादियों का यह मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ये शक्ति और सुरक्षा की वजह से बनती है, यानी कि हर एक देश ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है और हर एक देश अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि हर एक देश ये चाहता है कि उसका अस्तित्व सर्वोपरि है। क्योंकि देखो, जब किसी देश का अस्तित्व होगा तो डेफिनेटली आगे चलकर अपना विकास कर ही लेगा। तो अपने देश को बचाने के लिए विकास इतना जरूरी नहीं है जितने ज़्यादा पावर है। लेकिन बात यही तो आती है कि बिना विकास के पावर कैसे आएगी। इसलिए हर देश ना अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत खर्च करता है, सैन्य बजट पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यथार्थवाद दो प्रकार की राजनीति बताता है, एक उच्च राजनीति और एक निम्न राजनीति। उच्च राजनीति में ना वो क्षेत्र आते हैं जो सुरक्षा से संबंधित हैं, जो सिक्योरिटी से हैं, यानी कि राज्य सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देगा? सेना पर ध्यान देगा, हथियारों के निर्माण पर ध्यान देगा, हथियारों को खरीदने पर ध्यान देगा। ये होगी उच्च राजनीति। और जबकि व्यापार की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, सामाजिक मसलों की बात करें, ये सब निम्न राजनीति के क्षेत्र हैं। तो जिस देश में निम्न राजनीति प्रभावी होगी ना, वो देश इंटरनेशनल लेवल पर कभी पावरफुल बन ही नहीं सकता, ऐसे यथार्थवादी कहते हैं। क्योंकि राज्य के अस्तित्व के लिए ना आर्मी जरूरी है, राज्य के अस्तित्व के लिए सेना जरूरी है। तो इसलिए पहले ना हर एक देश अपनी सेना को मजबूत करने की बात करता है। यथार्थवादियों ने तीसरी विशेषता क्या बताते हैं? यथार्थवादी ये कहते हैं कि मानव स्वभाव से अहंकारी है। चाहे मनुष्य अपने वैसे ग्रुपों का निर्माण करता है और ऐसे राज्य भी, क्योंकि मनुष्य से ही समूह बनता है, समूह से ही राज्य बनता है। तो जब मनुष्य अहंकारी होगा तो समूह भी क्या होगा? अहंकारी होगा, राज्य भी क्या होगा? अहंकारी होगा। ऐसा लॉजिक कौन दे रहे हैं? यथार्थवादी। इसके अलावा यथार्थवादी कह रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया, कि यथार्थवादियों की सोच संकीर्ण है, ये स्वार्थ से प्रेरित है। तो ऐसे में हर एक देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विदेश नीति अपनाता है, दूसरे देशों से संबंध बनाता है, ताकि उसका हित कहीं ना कहीं से होता रहे। भारत अगर अमेरिका के साथ संबंध बना रहा है तो भारत का स्वार्थ है, अमेरिका ही भारत के संबंधों को तरजीह दे रहा है तो अमेरिका का भी स्वार्थ है। क्योंकि अगर एक ही देश के स्वार्थ की पूर्ति होगी ना तो दूसरा देश कभी उसके स्वार्थ की पूर्ति करेगा ही नहीं। दोनों देशों का ही स्वार्थ होगा, दोनों देश ही सेल्फिश होंगे। समझ रहे हैं आप? तो यथार्थवाद ये बताना चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर संघर्ष क्यों हैं, उन सबके सब कारण हैं। इसके अलावा आगे बताता है यथार्थवाद कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ना अराजकता है। अराजकता एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां पर कोई शासन नहीं कर रहा होता। तो देखो, हर एक देश में तो शासन हर एक सरकार कर रही है, लेकिन पूरे विश्व में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके। आज यूएनओ जैसी संस्थाएं तो हैं, लेकिन वो भी सिर्फ छोटे देशों के लिए हैं। बड़े देशों के ऊपर ना उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता। अगर चल रहा होता तो रूस यूक्रेन युद्ध अब तक खत्म हो चुका होता। तो वो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना अराजकता है, यानी कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो किसी भी समुदाय के हितों की रक्षा कर सके और कानून का शासन बना सके। इसलिए हमेशा संघर्ष होते ही रहते हैं। यथार्थवादी हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि संघर्ष क्यों हो रहे हैं। अगला पॉइंट है शक्ति संतुलन। तो देखिए, शक्ति बैलेंस का मतलब क्या है, पावर बैलेंस का मतलब क्या है? तो हर एक देश अपनी सेना का निर्माण पता है किस लिए कर रहा है? केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देश से बराबर पे। क्योंकि अगर दोनों देशों की शक्ति बराबर होगी तो युद्ध कभी नहीं होगा। जैसे कि शीत युद्ध के दौरान ना अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने हथियारों की होड़ करी, दोनों ने हथियारों का निर्माण किया, इसलिए तो युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि अगर दो बैलेंस वाले देशों में अगर युद्ध होगा तो ये कह पाना मुश्किल होगा कौन जीता और कौन हारा। इसलिए जहाँ पर बैलेंस होता है ना, वहाँ पर हमेशा कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन जहाँ पर एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, वहाँ पर हमेशा युद्ध होगा। तो इसलिए हर एक देश ना बैलेंस बनाने की बात करता है। अब बैलेंस ना दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास पैसा है और आप खुद अपने हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। हर एक देश अपने बजट में रक्षा बजट को जरूर ऐड करता है और उस पर पैसा खर्च करता है। इसके लिए वो हथियारों को बनाता है या हथियार दूसरे देशों से खरीदता है। तो एक देश तो वो है जो पैसा लगाकर अपना शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जबकि कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो इतनी बड़ी सेना का खर्च सह सकें। तो ये देश पता क्या करते हैं, बड़े बड़े देशों के साथ संबंध बना लेते हैं। ये फिर उनके दम पर उछलते हैं, जैसे पाकिस्तान चीन के दम पर उछल रहा है।
तो अपना बजट तो है नहीं रक्षा बजट, तो दूसरे देशों के साथ क्या बना लिया, संबंध बना लिया, ताकि अगर युद्ध हो तो वो मेरे साथ मेरा साथ दे। ऐसा शीत युद्ध के दौरान खास तौर पर होता था। ऐसा मैं नहीं, कौन कह रहा है, यथार्थवादी। और लास्ट का पॉइंट है जो अराजकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वजह से सुरक्षा दुविधा मौजूद रहती है। जब कहीं पर सरकार नहीं होगी, कोई एजेंसी नहीं होगी, कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जो विश्व में शांति स्थापित करे, कानून का शासन करे, तो हमेशा ना हर एक देश सुरक्षा की दुविधा में रहता है। वो ये सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसे में हर एक देश इस दुविधा के चक्कर में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाता रहता है। अब अगर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगा, दूसरा देश पता है क्या सोचेगा, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं कर रहा। जैसे भारत अगर कोई बड़े हथियार बनाता है, भारत कोई मिसाइल खरीदता है, तो दिक्कत किसे होती है, पाकिस्तान और चीन को। उनके अंदर ये दुविधा आ जाती है, कहीं भारत इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ तो नहीं करेगा। ऐसी पड़ोसी देश कुछ करते हैं तो हमारे मन में भी दुविधा आ जाती है। तो ऐसे में पूरा जो विश्व है, पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, पूरा जो IR है, वो एक दुविधा चक्र में चला जाता है, और इसलिए हर एक देश हथियारों का निर्माण करते रहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, यथार्थवाद की बुनियादी धारणाएं बताइए, तो यथार्थवाद की परिभाषा बता के आप ये सारे पॉइंट आई होप सो कर देंगे। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके लगातार मुझे बताते रहिए। आगे चैप्टर में बताया गया कि शास्त्रीय यथार्थवाद क्या है, और फिर इससे आगे बताया जाएगा कि नव यथार्थवाद क्या है। देखिए, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल रियलिज्म क्या है। तो क्लासिकल रियलिज्म का उदय होता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और इसके बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, जिसमें पहला नाम होगा हंस मार्गेंथो का। यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के में यथार्थवाद का जो अध्ययन है ना, वो हंस मार्गेंथो से शुरू होता है। इतना बड़ा नाम है हंस मार्गेंथो। लेकिन फिर भी जब हम यथार्थवाद का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले भी बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने खुलकर तो यथार्थवाद की बात नहीं करी, लेकिन उनके विचार ऐसे थे जिसमें यथार्थवाद की झलक दिखाई देती है। तो उनमें से पहले जो विचारक थे वो विचारक थे थ्यूसिडाइस। जब हम थ्यूसिडाइस की बात करेंगे तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले। ये एक ना एथेंस के इतिहासकार थे, यानी कि एथेनियन इतिहासकार थे, एथेंस नगर के। और मिलिट्री जनरल थ्यूसिडाइस के विचार अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी स्कूल के शुरुआती बिंदु के रूप में माने जाते हैं। देखिए, थ्यूसिडाइस ने ना खुलकर यथार्थवाद के बारे में नहीं बात करी थी, क्योंकि खुलकर तो यथार्थवाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया। लेकिन इनके जो विचार होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो आज के आदर्शवाद से मेल खाते हैं। तो इसलिए आदर्शवादी अपना ना जो शुरुआत है वो थ्यूसिडाइस के विचारों से मान लेते हैं। क्योंकि जब थ्यूसिडाइस अपने लिख रहे थे किताब, तो उस समय ना युद्ध चल रहा था। युद्ध चल रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। किसके बीच में युद्ध चल रहा था? एथेंस के बीच में और स्पार्टा के बीच में। तो ऐसे में थ्यूसिडाइस ने 8 किताबों का अपना संग्रह लिखा और अपना अनुभव लिखा, जिनकी किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर के रूप में मानी जाती है। इस किताब के हिसाब से उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, 2 प्रकार के देश होते हैं, एक शक्तिशाली देश होता है और एक कमज़ोर देश होता है। अब जो ये शक्तिशाली देश होता है ना, एक कमज़ोर देशों की कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा और उनके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ऐसे में ये शक्तिशाली देशों को अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करें। शक्तिशाली देशों को अधिकार है कि वो अपनी सत्ता को बढ़ावा दें, और कमज़ोर देशों को ये भुगतना चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो भुगतने के लिए पैदा हुए हैं। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का विचार दिया थ्यूसिडाइस ने, और बिल्कुल आज भी तो यही है। बड़ा देश छोटे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है ताकि वो उसके संसाधनों का प्रयोग कर सके, वो उसकी जनसंख्या को दास के रूप में प्रयोग कर सके, वो उसके आर्थिक संसाधनों का अपने विकास के लिए प्रयोग कर सके। तो ऐसे ही उस समय जब एथेंस और स्पार्टा का युद्ध हुआ, तो थ्यूसिडाइस ने अपने विचार दिए, उसमें उनके विचार का मतलब यही था कि क्या बड़े बड़े देश हमेशा जो बड़े बड़े देश होंगे और एक छोटे छोटे देश होंगे, बड़े देश छोटे देशों को क्या करेगा, कब्जे में कर लेगा। तो ऐसे में जब तक शक्ति बैलेंस नहीं होगा, शक्ति संतुलन नहीं होगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की नहीं जा सकती। और ऐसे में शक्ति संतुलन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति तो हमेशा असंतुलन में रहेगी। और ऐसे में जो मजबूत पक्ष है वो अपने हितों के हिसाब से हक जमाएगा। यही मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कौन कह रहा है? थ्यूसिडाइस। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है पूरा पूरा। थ्यूसिडाइस के विचारों को आगे बढ़ाया है आगे चलकर अपनी किताबों में थ्रेसिमैकस के नाम से, जो कि एक सोफिस्ट बयानबाजी के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। वो प्लेटो की किताब में आपको दिखेंगे। जब आप प्लेटो की किताब देखोगे द रिपब्लिकन,
तो द रिपब्लिकन में प्लेटो एग्जाम्पल के तौर पे जो एक एग्जाम्पल यूज़ करेगा थ्रेसीमैक्स का यूज़ करेगा, जिसमें वो ना एक वार्ता दिखाएगा, बातचीत दिखाएगा, जिसकी बात हम थिंकर्स की किताब में करेंगे भी। तो कुल मिलाकर आपको बस ये ध्यान रखना है थ्यूसिडाइड्स के विचारों में कि थ्यूसिडाइड्स के विचार यथार्थवादी विचार थे। उन्होंने तर्क दिया था कि पुरुष सम्मान, लालच और भय से प्रेरित है। हर व्यक्ति के स्वभाव में क्या है, लालच है, भय है, स्वार्थ है और हर एक बंदा सम्मान पाना चाहता है। जबकि सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई जैसी चीज़ किसी व्यक्ति के मन में नहीं है। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा संघर्ष होते रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा युद्ध होते रहेंगे। बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उन पर आक्रमण करते रहेंगे। ऐसा कौन कर रहा है? थ्यूसिडाइड्स। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि थ्यूसिडाइड्स आदर्शवाद को खुलकर नहीं बता रहा है, क्योंकि तब आदर्शवाद की विचारधारा आई ही नहीं थी। आदर्शवाद की विचारधारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई है। अब हम पढ़ते हैं भारत के चाणक्य की बात, यानी कौटिल्य की बात। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौटिल्य ने भी खुलकर आदर्शवाद के बारे में नहीं बताया। इवन कौटिल्य की जो विचारधारा थी वो तो आदर्शवाद और यथार्थवाद के मिश्रण थी, रियलिज्म और आइडियलिज्म का मिश्रण था। लेकिन फिर भी यथार्थवादी ये कहते हैं, रियलिज्म वाले ये कहते हैं क्या कि कौटिल्य भी आदर्शवाद से प्रभावित था। तो कौटिल्य की जो किताब है ना अर्थशास्त्र, उसमें उसने राज्य के संबंधों के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने तर्क दिया है जिसके बारे में रोजर बैशे हमें बताते हैं। रोजर बैशे ये कहते हैं कि कौटिल्य पहला महान और कठोर राजनीतिक यथार्थवादी था। जहां मैक्स वेबर ने भी अर्थशास्त्र में किसी प्रकार की विचारधारा के लिए कोई भूमिका नहीं देखी, क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता के बारे में कहता है, वो राष्ट्र हित की सर्वोच्चता की बात करता है। तो जब कोई देश अपने हित की सर्वोच्चता की बात करेगा तो संघर्ष तो पक्का होंगे ना। क्योंकि देखिए, आप सभी को बराबर मानिए, जब आप सभी को बराबर मानेंगे तो संघर्ष नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप सर्वोच्चता की बात करेंगे कि आप सर्वोच्च हैं, तो डेफिनेटली संघर्ष होंगे ही होंगे। अंतर्राज्यीय संबंधों की प्रकृति ही अराजक है, यानी कि अराजकता फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की केंद्रीयता है। हर एक बंदा क्या सेंट्रल पावर बनना चाहता है कि पूरा विश्व उसके आसपास घूमे। ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र में उस समय में ही कौटिल्य कह गए थे। तो क्लासिकल यथार्थवादी शुरुआत तो होती है हंस मार्गेंथो से, लेकिन हंस मार्गेंथो से पहले भी जो यथार्थवाद है इसके विचार थे, ऐसा आज के विचारक मानते हैं, जिसमें थ्यूसिडाइड्स के विचारों का अध्ययन किया जाता है और किसका अध्ययन किया जाता है? कौटिल्य के विचारों का। अब हम बात करते हैं निकोलो मैकियावेली की और थॉमस हॉब्स की। तो इटली के राजनयिक और दार्शनिक थे निकोलो मैकियावेली, और जो थॉमस हॉब्स थे वो अंग्रेजी दार्शनिक थे, यानी कि ब्रिटिश फिलोसफर थे कौन? थॉमस हॉब्स। और इटली के जो फिलोसफर थे वो कौन थे? निकोलो मैकियावेली। इन्होंने भी जो अपने विचार बताए हैं ये भी यथार्थवाद से मेल खाते हैं। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि यथार्थवाद का संबंध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से है। लेकिन आज के टाइम पे जब हम यथार्थवाद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैकियावेली के विचार भी किससे मिलते हैं? यथार्थवादियों से। थॉमस हॉब्स के विचार भी किससे मिलते हैं? यथार्थवादियों से। अब बात ये आती है कि मैकियावेली और थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं। तो मैकियावेली पता क्या कह रहा है? मैकियावेली कह रहा है कि ये तो सच्चाई है, ये तो वास्तविकता है कि ईसाई और यूनानियों के बीच आदर्शवाद क्या है ही नहीं। लोगों के अंदर क्या है? यथार्थवाद है। ऐसा मैकियावेली ने कहा, क्योंकि मैकियावेली ने बड़े पैमाने पर युद्ध देखे थे। मैकियावेली ने राजनीति में अस्थिरता देखी थी अपने जीवन के दौरान। ऐसे में उन्होंने किताब लिखी द प्रिंस, और इस किताब में उन्होंने बताया कि राजा को हमेशा अपनी शक्ति स्थापित करनी चाहिए, राजा को हमेशा अपनी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, राजा को राजनीति में स्थिरता स्थापित करनी चाहिए। ऐसा मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है अपनी किताब द प्रिंस में। तो ऐसे में राजा का उद्देश्य है अपने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना, इसके अलावा राजा को और कोई कर्तव्य नहीं है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर आज हम पढ़ते हैं यथार्थवाद को, तो उसमें भी तो यही है कि हर एक देश क्या करेगा? अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, और हर एक देश अस्तित्व बनाने के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा। तो कहीं ना कहीं मैकियावेली के विचार भी आज की विचारधारा से मेल खाते हैं। मैकियावेली की तरह ही थॉमस हॉब्स भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी एक किताब लिखता है लेवियाथन। लेवियाथन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका भी प्रभाव क्या है? यथार्थवादियों जैसा है। और इसी को पढ़कर हंस मार्गेंथो ने, केनेथ वॉल्टज ने यथार्थवाद के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि थॉमस हॉब्स जो है वो किससे प्रभावित है? यथार्थवादियों से। अब हॉब्स पता क्या कहता है? हॉब्स ये कहता है इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी है, अहंकारी है, बुरा है, क्रूर है, मरते दम तक हमेशा क्या पाना चाहता है? शक्ति। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है
मनुष्य से ही समाज बनता है तो समाज की प्रकृति भी ऐसी हो जाती है, समाज से ही देश बनता है, देश की भी प्रकृति ऐसी हो जाती है, लोभी। हर एक बंदा लाभ के लिए एक दूसरे पर हमला करता है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों पर आक्रमण कर देता है, और ऐसे में युद्ध की स्थिति हो जाती है। हॉब्स ने कहा है कि बिल्कुल यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी है, हर एक देश के बीच में है। इसलिए विश्व में हमेशा क्या होते रहते हैं, युद्ध होते ही रहते हैं। थॉमस हॉब्स क्या कह रहा है, मैकियावेली क्या कह रहा है, कौटिल्य क्या कह रहा है, थ्यूसिडाइस क्या कह रहा है, इन सब के विचार क्लासिकल रियलिज्म में आते हैं, यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद में आते हैं। एक और बहुत बड़ा नाम आएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, E.H. कार का। जब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं ना, तो इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, 4 पीढ़ियों में बांटा जाता है। बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण को कितनी पीढ़ियों में बांटा जाता है, 4 पीढ़ियों में। और पहली पीढ़ी के जो फिलोसफर है ना, वो E.H. कार, रेनहोल्ड नेबूर, ये रहे हैं। जबकि दूसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है हंस मार्गेंतो, रेमंड एरन का। तीसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है हमारे सामने केनेथ वॉल्टज का, रॉबर्ट गिल्पिन का। ये बहुत बड़े बड़े नाम है यथार्थवाद में। और जब हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं तो स्टीवन वॉल्ट और चार्ल्स ग्लेसर जैसे नाम हमारे सामने आते हैं। यानी कि E.H. कार की बात की जाए तो जो पहली पीढ़ी के विचारक रहे हैं ना, पहली पीढ़ी के विचारक, उसमें E.H. कार का नाम आता है। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और ब्रिटिश राजनयिक थे। इन्होंने कहा है, हालांकि यथार्थवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर हावी हुआ है। आदर्शवादी बनाम यथार्थवादी की जो बहस है वो हमेशा इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर रही है, जो कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में बता दी कि आदर्शवादी क्या कहते थे, मनुष्य का स्वभाव दयालु है और ये क्या कर सकता है, अगर हम मनुष्य के स्वभाव को बदल दें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यथार्थवादी क्या कहेंगे कि मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। तो आदर्शवाद के विरोध में जो विचारधारा आई वो कौन सी आई, यथार्थवाद। तो भारत के ऐसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सब आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरित हैं। ये सब कौन सी विचारधारा से प्रेरित है भाई, आदर्शवाद की। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आदर्शवादियों ने निर्भरता का सिद्धांत दिया है, मनुष्य की एकता की बात करिए, राष्ट्र संघ की बात करिए। उन्होंने तर्क दिया युद्ध ना गलतियों से होते हैं, मनुष्य की प्रकृति से नहीं होते, जिन्हें सुधारा जा सकता है। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो आदर्शवाद को बिल्कुल खो दिया हमने, कि जब हम पहला विश्व युद्ध में इतनी बड़ी हानि हुई थी तो क्या इंसान में इतनी समझ नहीं है कि दूसरा विश्व युद्ध क्यों करे। क्योंकि युद्ध किसी को क्या देता है, युद्ध तो हमेशा हर किसी को हानि देता है ना, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं। तो युद्ध क्यों करे, इतना मनुष्य में सोच नहीं है। फिर भी मनुष्य क्या करता है, लड़ता है ना। तो इसलिए आदर्शवाद को खत्म कर दिया गया और पूरी तरीके से यथार्थवाद को मान लिया गया। और अब आएगा यथार्थवाद का सबसे बड़ा नाम, हंस मार्गेंथो, जिनके बिना तो यथार्थवाद की शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। यानी कि यथार्थवाद का जो अध्ययन शुरू किया, यथार्थवाद की जो बात करी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो करी हंस मार्गेंथो ने। पॉलिटिकल थ्योरी में यथार्थवाद आ ही नहीं पाता अगर हंस मार्गेंथो नहीं होते। तो E.H. कार ने सिर्फ आदर्शवाद की आलोचना करी है, उन्होंने कोई यथार्थवाद की परिभाषा नहीं दी। लेकिन हंस मार्गेंथो यथार्थवाद को परिभाषा देंगे, वो पॉलिटिकल थ्योरी में एक दृष्टिकोण देंगे यथार्थवाद का। मार्गेंथो की अगर बात करें तो वो एक यहूदी थे, और जब जर्मनी में फांसीवाद फैल रहा था, जैसे कि हमने पढ़ रखा है फांसीवाद वाले चैप्टर में कि फांसीवाद जब जर्मनी में फैला तो यहूदियों को एक तरफ से मारा गया। तो जर्मनी में फांसीवाद का सामना करने वाले जो हंस मार्गेंथो थे, इन्हें एक शरणार्थी के रूप में अमेरिका भागे, अमेरिका में पहुंच गए अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे में जो इनके अनुभव थे, जो इन्होंने दुख देखा था, जो इन्होंने लड़ाई झगड़े देखे थे, उनका प्रभाव इन पर पड़ा। ऐसे में हॉब्स से प्रेरित हो गए, नेबूर से प्रेरित हो गए, मॉर्गेंथो से प्रेरित हो गए। इन्होंने पता क्या कहा, मनुष्य की जो इच्छा है ना, यही संघर्ष का कारण है। मनुष्य की इच्छा क्या है, लोभी है। इन्होंने अपनी किताब लिखी 1948 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसमें मार्गेंथो ने घोषणा कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा संघर्ष ही रहेगा। ऐसे में मार्गेंथो ने 6 सिद्धांत बताए हैं और इसके माध्यम से यथार्थवाद को समझाया है। उसने कहा कि राजनीति ना ऐसे कानूनों से बनी है, राजनीति कैसे कानूनों से बनी है, ऐसे कानूनों से बनी है जो ऐसे मनुष्य ने बनाई है जिसकी प्रकृति में क्या है, संघर्ष। अगर मनुष्य कोई कानून बना रहा है और मनुष्य की जड़ें कैसी हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, तो कानून भी तो ऐसे ही बनाएगा जिससे उसी का फायदा हो सिर्फ। तो मनुष्य का जब स्वभाव ही ऐसा है तो राजनीति का स्वभाव भी ऐसे रहेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि यथार्थवाद ना शक्ति चाहता है, बस पावर चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तीसरी बात ये चाहता है कि अपना हित है
और ऐसी शक्ति चाहिए समय के हिसाब से बदल जाएगी। यानी कि अगर आज मेरा इस देश के साथ संबंध बनाने में प्रॉफिट है तो वो ठीक है, कल को बदल गया तो मैं दूसरे देशों के साथ संबंध बना लूँगा। जैसे अमेरिका और रशिया की बात करते हैं, अमेरिका और रशिया ना दोनों एक दूसरे के विरोधी थे पहले विश्व युद्ध के बाद, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और रशिया एक साथ हो गए। ऐसे ब्रिटेन और फ्रांस पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन जब जर्मनी का पावर के रूप में आया तो ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हो गए। तो यानी कि समय के साथ अगर आपका हित बदल रहा है, समय के साथ अगर आपकी पावर बदल रही है तो आप गठबंधन भी बदल लोगे। यथार्थवाद वो दृष्टिकोण है जो नैतिक महत्व को नहीं मानता, एथिक्स को नहीं मानता, बल्कि वो तो राजनीतिक कार्यवाही को मानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मत सोचो, अपना हित साध लो। ऐसा यथार्थवाद कह रहा है। यही वास्तविकता है इस जीवन की। किसी समुदाय या राज्य की नैतिक आकांक्षाओं को सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिल सकती और विचार की परंपरा के रूप में यथार्थवाद इस मामले से अलग है। तो हंस मार्गेंतो ने किस प्रकार के यथार्थवाद के बारे में बताया है, ईएचकार ने कैसे बताया, अगर ये सब चीज़ें आई तो आप डेफिनेटली आई होप सो कर देंगे। लेक्चर को अगर एक बार में समझ में आए तो आपको 2 बार सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिन्हें एक बार पढ़ के और फिर एक बार सुनकर तभी सीखा जा सकता है। अब बात आती है नव यथार्थवाद क्या है। तो देखिए, नव यथार्थवाद वगैरह कुछ नहीं है, ये भी है यथार्थवादी, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर देगा अपने आप को। देखिए, विश्व में क्या हुआ, 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध, और 1945 के बाद क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध। लेकिन मैं आपको बताऊं 1970 के बाद क्या हुआ। 1970 के बाद पूरे विश्व में ना शीत युद्ध में कमी आई, संघर्षों में कमी आई, हर एक देश शांति की बात करने लगा। ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो नई विचारधारा आई, इसी विचारधारा को हम कहते हैं नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम होगा वो होगा केनेथ वोल्टज। केनेथ वोल्टज अपनी किताब में लिखेंगे, जिनकी किताब का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। ये पता है क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप ना एक बाजार की तरह है। देखो, यथार्थवाद क्या कहेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप मनुष्य के स्वभाव की तरह है, जैसे मनुष्य का स्वभाव अत्याचारी होता है। लेकिन नव यथार्थवाद पता क्या कहेगा, न्यू रियलिज्म क्या कहेगा कि ना देश का जो व्यवहार है वो बाजार की तरह है। जिस प्रकार से बाजार अपना प्रॉफिट देखता है और उस हिसाब से एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है, वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक बंदा क्या कर रहा है, एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है बजाय संघर्षों के। तो संघर्ष तो होंगे लेकिन निर्भरता भी होगी। ऐसा कौन कह रहा है, नव यथार्थवादी केनेथ वोल्टज कह रहे हैं। लेकिन संघर्ष तो यहाँ पर भी है। नव यथार्थवाद हमें यह भी बताता है कि आखिर क्यों एक देश दूसरे देश से समान व्यवहार करता है और फिर भी निर्भरता की धारणा सफल क्यों नहीं हो पाती है। राज्यों का समान व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संरचना का कारण है, जो कि प्रकृति में ही अराजक है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर फिर से वही वाली बात आती है कि अराजकता है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी राजनीति में केंद्रीय संस्था नहीं है जो कि विश्व को एक क्रमानुसार चला सके। अब जब पूरे विश्व में अराजकता होगी, पूरे विश्व में अहंकार होगा, तो फिर सहयोग कैसे होगा, जबकि हर एक देश एक दूसरे पर निर्भर है, फिर भी वो सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहती है। केनेथ वोल्टज ये कहते हैं कि अगर पूरे विश्व में संघर्ष है तो उसके 2 ही कारण हैं। एक, हर एक देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ हर एक देश सिर्फ अपना लाभ चाह रहा है। इसी वजह से हर एक देश हथियारों की होड़ में शामिल रहते हैं और लोग क्या होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं नए नए हथियारों के निर्माण के बाद। बात यह आती है शास्त्रीय यथार्थवाद और नए यथार्थवाद के बीच अंतर क्या है। यहां से आप पूरा समझ जाएंगे। तो देखो, पहला अंतर यह है कि राज्य शक्ति क्यों चाहते हैं। शास्त्रीय यथार्थवादी कहते हैं कि इसका उत्तर मानव प्रकृति है, यानी कि मनुष्य की नेचर ही ऐसा है, मनुष्य बना ही ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य पावर गेट करना चाहता है, और पावर गेट करने के लिए वो किसी को भी हरा देता है और समाज में प्रतियोगिता बनी रहती है, प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। जबकि नव यथार्थवाद कहता है नहीं, मनुष्य की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचना ही ऐसी बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनावट ही ऐसी है कि कोई संस्था ही नहीं है। इसीलिए हर एक देश किसी देश के इरादे पर क्या करता है, भरोसा ही नहीं करता, और खुद को हमले से बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनना पड़ता है। यानी कि यथार्थवाद तो क्या कर रहा है, मनुष्य की नेचर पर ध्यान दे रहा है, मनुष्य की प्रकृति पर ध्यान दे रहा है। लेकिन नव यथार्थवाद पता है क्या कर रहा है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बात कर रहा है। जैसे कि अगर WTO की बात करें आज के टाइम पे, तो WTO ने नियम ही ऐसे बनाए कि अमीर देश अमीर होते जाएं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अमीर देशों को ही मिले। तो जब ऐसा होगा तो गरीब देश से युद्ध लड़ेंगे ना।
यूएनओ में वीटो पावर 5 ही देशों को मिली है, अन्य देशों को क्यों नहीं मिल रही? तो नव यथार्थवाद के हिसाब से यही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही ऐसी गई हैं जो एक तरफा निर्णय ले रही हैं, जिसकी वजह से युद्ध होगा ही होगा। और जबकि यथार्थवाद क्या कह रहा है कि मनुष्य के स्वभाव में है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर पता क्या है? यथार्थवादी ये कहते हैं, जो क्लासिकल वाले हैं, कि शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, जबकि नव यथार्थवादी कहते हैं नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए शक्ति एक साधन है। यानी कि यथार्थवादी क्या कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या होता है, उद्देश्य शक्ति ही होता है, पावर गेट करना। लेकिन नव यथार्थवादी कह रहे हैं नहीं, हमें अपना कोई उद्देश्य पूरा करना है, इसके लिए हम शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी कि शक्ति सिर्फ हमारे लिए एक साधन है, जबकि हमारा गोल कुछ और है। जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि हमारा गोल ही क्या है, पावर गेट करना। नव यथार्थवादी एक अलग प्रकार की कार्यप्रणाली का पालन करते हैं और इसे हम बोलते हैं, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स पर निर्भर है, यानी कि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। जबकि क्लासिकल जो यथार्थवाद है, ये दावा तो करता है वैज्ञानिक होने का, लेकिन है नहीं, ये व्यवहारवाद से प्रेरित है, मनुष्य के व्यवहार से प्रेरित है। जबकि नव यथार्थवाद अर्थशास्त्र से प्रेरित है। तो 3 अंतर हैं। पहला अंतर है मनुष्य की प्रकृति, और वो कह रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही ऐसी है। दूसरा अंतर है शक्ति को लेकर, और तीसरा अंतर किसको लेकर है, वो कह रहा है यथार्थवाद क्या कह रहा है कि मनुष्य व्यवहारवादी अध्ययन कर रहा है, और नव यथार्थवाद इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे चैप्टर में रक्षात्मक यथार्थवाद की बात की गई है। तो देखो, रक्षात्मक यथार्थवाद क्या है? हर एक देश सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा के लिए वो क्या करेगा, संतुलन बनाएगा। संतुलन जब बन सकते हैं जब राजनीति फिक्स हो। तो जो रक्षात्मक यथार्थवाद है, ये आक्रामक यथार्थवाद के विरोध में आया है। तो पहले हम आक्रामक यथार्थवाद को समझते हैं, तब हम अपने आप में ही रक्षात्मक यथार्थवाद को समझ जाएंगे। तो देखिए, आगे आक्रामक यथार्थवाद के बारे में बताया गया है। तो आक्रामक यथार्थवाद का तर्क ये है, हर राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है और शक्ति को अधिक करने की तलाश में लगा रहता है। इसी वजह से वो दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी स्थिर नहीं हो पाती। और ऐसे में आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि शक्ति संतुलन जब अकुशल होगा तो हमले होंगे, आक्रमण होगा, और अपने अपने लाभ के हिसाब से संघर्ष होंगे। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाएगा, हर एक देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, और ऐसे में आक्रामकता को बढ़ावा मिलेगा। जो पक्ष युद्ध छेड़ेगा वही युद्ध जीतेगा। जैसे रूस ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ा है, रूस ही जीतेगा। तो आधिपत्य को प्राप्त करना लेकिन मुश्किल होगा, यानी कब्जा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई। तो आक्रामक यथार्थवाद क्या कह रहा है कि हर एक बंदा शक्ति प्राप्त करेगा, शक्ति प्राप्त करने के लिए संतुलन को स्थापित करेगा, और ऐसे में समाज में असंतुलन हो जाएगा। ऐसे में जो बड़ा देश होगा वो छोटे देश पर कब्जा कर लेगा। लेकिन रक्षात्मक यथार्थवाद पता क्या कह रहा है? रक्षात्मक यथार्थवाद ये कह रहा है कि हर एक राज्य सुरक्षा के लिए काम करेगा, जबकि आक्रामक यथार्थवाद सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहा। आक्रामक यथार्थवाद तो आक्रमण के लिए काम कर रहा है। तो आक्रामक यथार्थवाद के विरोध में कौन सा है? रक्षात्मक यथार्थवाद। रक्षात्मक यथार्थवाद ये कहते हैं कि आधिपत्य की तलाश एक क्या है, मूर्खतापूर्ण है, यानी कब्जा करना किसी देश पर मूर्खतापूर्ण है। राज्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना चाहता है, कब्जा नहीं। लेकिन आक्रामक यथार्थवाद क्या कह रहा है? राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है और आक्रामक और कब्जा ही प्राप्त करना चाहता है। जबकि रक्षात्मक यथार्थवाद कहता है नहीं, हर एक बंदा हथियारों का निर्माण इसलिए कर रहा है, सेना का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि वो बस अपनी शक्ति बनाए, कब्जा ना करे। क्योंकि राज्य जब बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो अन्य राज्य उसके खिलाफ संतुलन बनाएंगे। तो ऐसे में विजय तो संभव है, लेकिन लाभ से ज़्यादा हानि है, क्योंकि दोनों देशों का कितनी अर्थव्यवस्था का लाभ हो और कितने लोग मारे जाएंगे। तो अगर रक्षात्मक यथार्थवाद और आक्रामक यथार्थवाद के बीच में अंतर आ गया तो बता दोगे आप? यानी कि रक्षात्मक वाला क्या कह रहा है कि केवल सिक्योरिटी के लिए हम हथियार बनाएंगे, लड़ाई के लिए नहीं। आक्रामक यथार्थवाद कह रहा है हम हथियार इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें लड़ाई भी करनी है। आगे यथार्थवाद का एक मूल्यांकन दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर हमें यही बताया जा रहा है कि भले ही यथार्थवाद में कितनी कमियां हो, भले ही यथार्थवाद को लोग माने या ना माने, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यथार्थवाद का अपना योगदान है, जो कहीं ना कहीं वास्तविकता को बता रहा है, जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्षों के कारणों का पता लगाने की बात कर रहा है। फिर भी यथार्थवादी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तो है, लेकिन वो सहयोग भी किसके लिए? संघर्ष के लिए है। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।